हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। फिर से आप सभी लोग, जितने लोग मुझे जब भी देख पा रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। और आपके जवाब की उम्मीद के साथ मैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे और चौथे वीडियो की कनेक्टिविटी को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मैं डॉक्टर इमरान खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, और आप सभी लोगों के लिए जीएस का आपका टीचर। एक बार मैं रिकॉल कर दूं कि हमने पहला सीरीज का, जीएस सीरीज का जो सब्जेक्ट टॉपिक लिया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा कि किस तरह से हम संविधान को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक पुस्तक और एक व्यवस्था। पहले वीडियो में हमने व्यवस्था को समझा, फैक्चुअल पार्ट को, फिर आपको बताया कि उसकी नीड हमको क्यों पड़ी और हमने कैसे उसे ग्रैब किया। इसके लिए एक अलग वीडियो हम बाद में बनाएंगे। और दूसरे वीडियो पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया एज अ बुक, जिसमें हमने यह जाना कि 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 395 आर्टिकल्स हमारी बुक में मेंशन किए गए। उसके बाद हमने सबसे पहले अप्रोच किया शेड्यूल्स को, यानी अनुसूचियों को। उन्हें 8+4 के पैटर्न में टोटल 12 को अच्छे से पढ़ा और समझा। जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो, जो इसके पहले वाले वीडियोज हैं, उन्हें जाके चेक करिए और देखिए। उसके बाद हमने अपने अगले तीसरे वीडियो में पार्ट्स, 22 पार्ट्स को अच्छे से लर्न किया, समझा। एंड आई विश कि आपने उसे अच्छे से समझा भी होगा, जैसा मैं सोच रहा हूं। और आज मैं आपके सामने आर्टिकल्स को लेकर हाजिर हूं। आर्टिकल 1 to 395, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 1 to 395 आर्टिकल्स हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, ज्ञानी बनने के लिए नहीं, पहले आप एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए, अपनी जड़ें मजबूत करिए, फिर पेड़ तो अपने आप खड़ा हो जाएगा और फल भी देगा। हमको ये पूरे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं। इनमें से कुछ ही होंगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वही हम फिनिश करेंगे। और वो है क्या, ये टाइम वाइज टाइम आपको पता चलता जाएगा। ओके, चलिए तो इसे वाइप करते हैं हम। और वाइप करके हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम शुरुआत इस सफर की कितने आर्टिकल्स के सेगमेंट से करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि पहला जो भाग होगा हमारा, वो होगा आर्टिकल 1 to 62। यानी हम अपने अगले 2-4 लेक्चर्स में, 2-4-5 लेक्चर्स में जितने आर्टिकल पढ़ने वाले हैं आउट ऑफ 395, वो होंगे 1 to 62। और उस 1 to 62 में से भी हम कुछ चीजें डिवाइड करेंगे। और वो डिवीजन क्या होगा, गौर से देखिए। 1 से लेकर 62 तक जो आर्टिकल्स हैं, उनमें से आज के लेक्चर में जो हमको कवर करने हैं वो है 1 to 19, यानी 1 से लेकर 19 तक। जरा गौर से समझते चलिएगा। अब ये 1 से लेकर 19 आर्टिकल, 19 आर्टिकल में भी कुछ चीजों को हमको बहुत अच्छे से समझना है। गौर से देखिएगा। अगर मैं बात करूं भाग, तो जरा देखें आप, भाग क्रमांक, पार्ट्स नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ये भाग हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले पार्ट्स पढ़ाया था। 1 में क्या आएगा आपको पता है, 2 में क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, और 3 में क्या आएगा अगर नहीं पता है तो जाके फिर देखिए, उसके बाद वीडियो में आइएगा। पार्ट नंबर 1 हमें बताता है हमारे देश के बारे में, संघ तथा राज्य। और पार्ट नंबर 2 हमें बताता है नागरिकता। और पार्ट नंबर 3 हमें बताता है मौलिक अधिकार। अब ये मैंने क्यों बताया, हमें तो पढ़ना है 1 से लेकर 19 तक आर्टिकल, फिर मैं भाग क्यों बता रहा हूं, यही तो क्लॉज है। भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 आता है। ठीक उसी तरीके से भाग 2 में 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11 आता है। कहने का मतलब केंद्र तथा राज्य संबंधी 4 आर्टिकल्स हैं जो पहले भाग के अंतर्गत आते हैं।
फिर उसके बाद भाग 2 नागरिकता संबंधी 5 से लेकर 11 तक 5 to 11 आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है। और इसके बाद जब हम 3 की बात करेंगे तो 3 में मामला थोड़ा लंबा जाता है, 12 से लेकर 35। सो बी क्लियर कि 12 से लेकर 12 से लेकर 35 हम इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम 12 से लेकर 19 तक को अप्रोच करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 13 14 15 16 17 एंड लास्ट 18। सो उम्मीद करता हूं कि इस क्लासिफिकेशन को आप समझ गए होंगे, साथ ही साथ आप यह भी समझ गए होंगे कि भाग और अनुच्छेदों का यानी कि पार्ट्स और हमारे आर्टिकल्स का क्या कनेक्शन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कि हमारे पास स्क्रीन में पहले भाग के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आने वाले आर्टिकल नंबर 1 2 3 एंड 4 ऑन राइटिंग है। ओके, मैं एक चीज आप लोगों के दिमाग में भर देना चाहता हूं, बताना बस नहीं चाहता, अच्छे से भर लीजिए इस बात को कि सबसे पहले तो किसी भी एक आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं, लेकिन आपको सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। हर आर्टिकल का एक मेन पंच पॉइंट होता है, उस पंच पॉइंट को, उस लॉजिकल पॉइंट को आपको समझना, अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना है और उसी से आपको बाकी सारी चीजों को पढ़ना है। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, ज्ञानी नहीं, एग्जाम निकालना है। ओके, तो हम यहां पर जब इसे वाइप कर देते हैं, हम यहां पर जब आर्टिकल 1 2 3 4 को पढ़ेंगे तो हम इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि हमको एक्चुअली पार्ट 1 को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 जब हम देखते हैं, गौर से देखिएगा कि जब हम पार्ट 1 देखते हैं तो वो हमको बताता है संघ तथा राज्य, जिसे हमने आपको पहले ही बताया कि हम क्या बोल सकते हैं, देश। राइट? अब गौर से देखिएगा, देश किनसे मिलकर बना है, राज्यों से, ठीक है, और राज्य किनसे मिलकर बने हैं, जिलों से, और लास्ट में इनसे संबंधित कानून डाल दिए हमने। हर चीज में कानून होते हैं भाई, संविधान तो कानूनों की पुस्तक ही है, विधेयकों की, विधायकों की, सभी चीजें विविध। सो पार्ट 1 में हमने देखा कि देश दिया हुआ है, तो देश का निर्माण होता है राज्यों से मिलकर। भाई आज भारत देश क्या है, 7 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज और 29 स्टेट्स। जम्मू कश्मीर में बदलाव होने के बाद उन संख्याओं में भी बदलाव हो गई, लेकिन एक बात तो पक्की है, क्या, कि सारे राज्य मिलकर ही एक देश को परिभाषित करते हैं। और हर राज्य में जैसे एमपी 52 जिले हैं तो एक मध्य प्रदेश बनता है, तो ऐसे ही जिलों की संख्या भी राज्यों को परिभाषित करती है और इनसे संबंधित कुछ कानून और जो उनमें परिवर्तन लाना है। राइट? तो अब हुआ क्या, देखिए बात ही बात में हमने क्या पढ़ लिया, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 एंड आर्टिकल नंबर 4। सोचिए हमें पता भी नहीं चला और सामान्य सी बात में 4 आर्टिकल आपने और मैंने मिलकर पढ़ लिए। बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आप पॉइंट वाइज पॉइंट फॉलो करते जाइए, वो इंस्ट्रक्शन जो आपको एम एकेडमी के टीचर्स की तरफ से मिल रहे हैं। ठीक, अब इन्हें जरा एक्सप्लेन करते हैं। आप गौर से स्क्रीन में देखिएगा कि पहला आर्टिकल क्या कहता है, किसी भी चीज की शुरुआत होगी तो सबसे पहले तो यह बताया जाएगा कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो चूंकि हम भारत देश के बारे में बात कर रहे हैं तो गर्व के साथ वहां पर लिखा गया है कि यह घोषणा की जाती है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन। इस शब्द में क्या निकल के आता है, प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण शब्द, हम भारत के लोग, यानी हमारे यूनियन होने की, हमारी एकता की वो निशानी है। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, देश के रूप में कि एक देश यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इस बात को संविधान पहले ही आर्टिकल में घोषित करता है। फिर आर्टिकल 2 की तरफ देखिए, वो क्या कहता है, नए राज्य, न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन करने का पावर वो किसके पास है, संसद के पास है। होगा ही, देश लोगों के लिए है, देश के नागरिकों के लिए। वो नागरिकों ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर लोगों को राज्यसभा लोकसभा में भेजा है। राज्यसभा में अपने आप आते हैं, लोकसभा में हम भेजते हैं, लेकिन उनका संबंध आपस में होता है। तो उनके पास पावर मिला कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन, नए राज्यों के गठन का पावर है उनके पास। बात पावर की हो रही है। अब तीसरे वाले में आइए कि संसद के पास यह अधिकार है कि किसी राज्य का नाम और क्षेत्र परिवर्तन
संसद कानून बनाकर कर सकती है। अब यहां एक बात को समझिएगा, यदि वह फॉर एग्जाम्पल यदि वह छत्तीसगढ़ के किसी राज्य में परिवर्तन अगर कर, छत्तीसगढ़ के किसी जिले में परिवर्तन करती है या छत्तीसगढ़ के किसी एरिया को चेंज करती है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव या तो मध्य प्रदेश को पड़ेगा या यूपी को पड़ेगा, झारखंड को भी पड़ सकता है, उड़ीसा को भी पड़ सकता है, महाराष्ट्र को भी पड़ सकता है, तेलंगाना को भी पड़ सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी मैंने क्यों बोला, क्योंकि किसी एक राज्य में जब हम परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में भी एक नव निर्माण होता है, न्यू फॉर्मेशन। अब ये मैंने क्यों पॉइंट आउट कराया आपको कि यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको सीना ठोक के तुरंत आंसर करना है, ना 2 नहीं 3, क्योंकि निर्माण 3 में हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया न्यू फॉर्मेशन संसद के लिए, यही मैं बार बार बोल रहा था, पावर पावर पावर, अधिकार। आर्टिकल 2 में संसद को अधिकार है, इस बात की इंपॉर्टेंस है। जबकि नए राज्यों का निर्माण जो हो रहा है वो बेसिक्स कहां पर है? आर्टिकल 3 में। सो डोंट बी कंफ्यूज। एम एकेडमी के साथ पढ़ने का आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिसलेनियस को लेकर आप छोटी छोटी इग्नोर करने वाली गलतियां, सिली मिस्टेक्स अपने एग्जाम में करते हैं, आप लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, वो कभी भी नहीं होंगी। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो आर्टिकल 1 देश के बारे में बोला, आप देख रहे हैं। आर्टिकल 2 बोलता है कि राज्यों का निर्माण का पावर है संसद के पास, और आर्टिकल 3 बताता है कि निर्माण कैसे होगा। अब गौर से अलग से आर्टिकल 4 को समझिए। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, गौर से देखिए। वो कह रहा है कि आर्टिकल 4 में 2 और 3 जो आर्टिकल में जो भी कानून बनेंगे, चाहे वो आर्टिकल 2 संसद वाला और दूसरा संसद निर्माण कर रही है, तो इनके अंतर्गत जो भी कानून होंगे उन कानूनों का प्रभाव अनुसूची 1 और 4, देखिए स्केड्यूल की बात हो रही है। अनुसूची 1 में भी क्या बताया था? संघ तथा राज्य, देश के बारे में। अनुसूची 4 में क्या बताया था? राज्यों की विधानसभा, राज्यों की सीट्स, राज्य की राज्यसभा की सीट्स। तो किसी भी प्रकार से यदि अनुसूची 1 स्केड्यूल अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं उनमें चेंज करना या करने के लिए आपको जो नियम, कायदे, कानून फॉलो करने हैं वो होंगे जो हमारे आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में बताए गए हैं। सो गाइस, नहीं समझ में आया, कहीं मिस हो गया है, वापस रिकॉल करिए अब भी इसी वक्त, और तुरंत वीडियो को फिर से रिकॉल करके नए सिरे से देखिए। डेटा मत बचाइए, ये डेटा आपके आने वाली डेट को खराब कर देगा। ओके, फॉरवर्ड करके वीडियो मत देखा करिए, गौर से वीडियो को सुकून से, शांति से, पूरी तन्मयता से, कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो देखिए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। सो आपको जैसा मैंने बताया कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 भाग 1 में आते हैं। 1 में देश के बारे में बात की गई है, 2 में यह बताया गया कि नए राज्यों के निर्माण का पावर संसद के पास, और 3 में बताया गया कि नाम क्षेत्र में परिवर्तन कैसे कर सकती है संसद, और 4 में बताया गया कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी पावर्स मिलेंगे उनके माध्यम से अनुसूची 1 और 4 में काम किया जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2, मतलब कौन कौन से आर्टिकल? 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे आर्टिकल्स पार्ट 2 में आते हैं। तो हम पहले बोर्ड को वाइप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि बोर्ड में क्लीन कर रहा हूं, बोर्ड में साफ कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में भी जो था वो भी साफ हो गया हो, नहीं, उसे बना कर रखिए। ओके, चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमने बोला पार्ट 2, जिसमें आर्टिकल 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है और 11 भी रखा गया है। हालांकि ये सब आपके स्क्रीन में ऑलरेडी दिया हुआ है, पर थोड़ा आदत से मजबूर है, टीचर बोर्ड में ना लिखे तो उसको अंदर से फीलिंग नहीं आती। ओके, चलिए अब जरा हम इसे एक सिंपल नंबरों के हिसाब से देखते हैं कि 5वां बोलता है नागरिकता की परिभाषा क्या है।
बस सुनते चलिएगा। 5वां आर्टिकल कहता है नागरिकता की परिभाषा। 6वां आर्टिकल क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग विभाजन के समय। इसके बाद 7वां कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग। आना जाना समझते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल 8 कहता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस के बारे में कुछ बात कर रहा है। क्या बात है अभी अपन बताएंगे आपको। मेन 9वां कहता है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है किसी भी समय, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना है। 10वें में आइए, 10वां कहता है कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां और आपके पास विशेष अधिकार हो सकते हैं जिनके चलते अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से नागरिकता समाप्त होनी चाहिए तो शायद आप बच जाएं। ऐसा होता है, राइट। और लास्ट में फिर वही बात कि बचे हुए सारे कानून 11वें में डाल दो। अब इनको समझने के लिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मैंने आपको एक शुरू का जीएस की टेक्निक का एक वीडियो दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम का हम यूज आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तुरंत वीडियो को यहीं बंद करिए और जाइए पहले उस वीडियो को देखिए जो आपके पास है, और नहीं है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप में जो आपको लिंक में दिख रहा है इस व्हाट्सएप में मुझे बताइए कि मुझे वो वीडियो नहीं मिला है सर, जीएस की टेक्निक्स का वो चारों टेक्निक्स मुझे चाहिए, क्योंकि उसी के दम पर ये 395 आर्टिकल्स में से जब हम संविधान खत्म कर रहे होंगे तो आपके पास मिनिमम 200 से ज्यादा आर्टिकल आपको बाय हार्ट होंगे, अच्छी तरह से याद होंगे। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। भाई एक नया भाग है नागरिकता। यदि मैं आपको नागरिकता के मायने क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, यही ना बताऊं तो कैसे पढ़ेंगे आप। तो कॉमन सेंस है कि 5वें नंबर पे नागरिकता की परिभाषा आएगी, जहां से वह भाग शुरू हो रहा है आर्टिकल नंबर 5 से। बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो आर्टिकल नंबर 5 नागरिकता की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ओके, चलिए अब जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हमारे देश में एक हिस्ट्री मिलती है कि हमारा देश क्या हुआ। 1947 के पहले भारत पाकिस्तान एक था, और चूंकि वो विभाजित हुआ है तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आने वालों को इंपॉर्टेंस कितनी दे रहे हैं और जाने वालों से रिलेटेड क्लॉज क्या है। तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये कि पहले आने वालों की बात करें या पहले जाने वालों की बात करें। तो कॉमन सेंस आप निकालो जरा कि अगर कोई व्यक्ति आपका घर छोड़ के जा रहा है, यानी आप पर भरोसा नहीं कर रहा, एक समझने की बात बस मैं कर रहा हूं, इसे अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अगर आप पर भरोसा नहीं कर रहा, वो आपसे दूर जा रहा है, और एक है जो दूर से आपके पास आ रहा है, जो आप पर भरोसा कर रहा है या करना चाहता है, तो आप सबसे पहले किसे इंपॉर्टेंस देंगे? कॉमन सेंस है कि आप उसे इंपॉर्टेंस देंगे जो आप पर भरोसा करने आ रहा है। तो ऑब्वियसली 5वें में परिभाषा बताने के बाद हम सबसे पहले लेकर आएंगे पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोग, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, और उसके बाद उनको कैलकुलेट करेंगे जो भारत से पाकिस्तान चले गए, हमसे दूर चले गए। तो देखिए हमने क्या किया, आप देख सकते हैं कि हमने आर्टिकल 5 डेफिनेशन, आर्टिकल 6 पाकिस्तान टू इंडिया आने वाले लोग हमारे पास आए, विश्वास किया, और 7 में इंडिया से जो लोग पाकिस्तान चले गए। इसका कारण मैं विश्वास तो नहीं बोल सकता, कुछ भी रीजन हो सकते हैं जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, वो उनकी परिस्थितियां थी, लेकिन याद करने के लिए ये एक तरीका है। ओके, इसके बाद देखिएगा 8वें में आता है NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। अब इसे याद कैसे करना है? 8 नंबर मैंने आपको बताया था कि ये महिला का लकी नंबर है, माता जी के लिए भी, मतलब अपनी मम्मी माँ के लिए भी यूज होता है, फीमेल से रिलेटेड है। तो आपको भी पता होगा NRI वो लोग होते हैं जिनका घर तो पाकिस्तान, सॉरी, जिनका घर तो भारत है, दुनिया के किसी देश में जिनका घर भारत है हमारे लिए, और वो दुनिया के किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या बसती है? भारत की मिट्टी, भारत देश। यानी रह कहीं और रहे हैं लेकिन सोचते हमेशा किसके बारे में हैं? अपने देश के बारे में। ठीक वैसे ही जैसे एक बालिका का विवाह हो जाता है, वो किसी घर की बहू बन जाती है, वो पराए घर चली जाती है, लेकिन अपना घर नहीं भूलती, तो वो बहू भी क्या हुई, वो फीमेल भी क्या हुई? एक तरीके से NRI। अगर मेरी वाइफ है तो आज वो मेरे साथ रह रही है, लेकिन उनका मायका उनसे नहीं छूट रहा, वो रह यहां रही हैं, विदेश में रह रही हैं, लेकिन उनके जहन में क्या चल रहा है? उनका देश।
उसको वो छोड़ नहीं सकती। तो महिलाएं क्या हो गई, एक तरीके से बहुएं क्या हो गई घर में, एनआरआई। तो 8वें नंबर पे हमने क्या याद कर लिया, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। अब इसके अंदर क्या क्या क्लॉज दिए हैं ये आपको घुसने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम, जनरल एग्जाम आपसे सब नहीं पूछता। हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में करोड़ों अरबों किलोमीटर के रास्ते हैं, हमें कहां जाना है और कितना जाना है, ये हमारी अकलमंदी होती है, ये हमारी भलमनसाहत होती है। तो एनआरआई किस आर्टिकल में आता है बस आप इतना जानिए। चलिए 9 में आते हैं। 9 नंबर, 9 को क्या बोला था हमने, 9 फॉर नेगेटिव। जरा सोच के देखिए, आज कोई व्यक्ति आए और बोले आपसे कि साहब आपकी नागरिकता समाप्त की जाती है, तो आपको पॉजिटिव फील आएंगे, नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव। तो जहां नागरिकता के समाप्त होने वाली बातें बताई गई हैं, टर्म एंड कंडीशन की क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आपने किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ली तो आपकी भारत देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एंड इंटरप्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे कानून हैं। सो 9 इज फॉर नेगेटिव, आपकी नागरिकता को समाप्त करने की बात की जा रही है। ओके चलिए 10 में मैंने बताया था कौन सा नंबर यूज करना है हमेशा, जब एक से ज्यादा नंबर हो, इकाई के नंबर। तो ये 10 में हम क्या यूज करेंगे, 0। और 0 का मतलब क्या बताया था मैंने, धन, मनी। हम कहीं पर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, वहां वीआईपी दर्शन भी होता है ना, और वीआईपी दर्शन के पैसे ज्यादा लगते हैं, पैसे लग गए। अब कैसे रिलेट करेंगे सुनिएगा। 9 में बताया कि फलानी फलानी वजहों से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे ही पैसा आया बोले सर ये वीआईपी हैं, इनको सुविधाएं दी जाएंगी। ये हमने बस याद किया, ऐसा है नहीं। ओके तो याद करने के लिए मैंने आपको बताया। एक्चुअली हकीकत यह है कि यदि कोई व्यक्ति और उसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा दिखता है जो देश हित में हमेशा से काम करते आया है, तो यदि कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं करती है, पिछले सालों में उसके परिवार और उस व्यक्ति के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों की वजह से। हमारे देश में ऐसे कई सारे बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने और दूसरे देशों की भी नागरिकता ली हुई है, लेकिन उनकी हिस्ट्री ये है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, हमेशा अपनी कंट्री को। टैक्स सबसे ज्यादा हमेशा अपनी कंट्री को, इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा अपनी कंट्री को। तो ये माना गया कि यदि वो ऐसी स्थिति में हमको फेवर करते आए हैं तो आज एक छोटी सी चीज के लिए हम उनको फेवर कर देते हैं। तो वो किसी देश की नागरिकता ले भी लेंगे तो भी उनकी नागरिकता भारत की समाप्त नहीं होगी, वो उनकी प्राइमरी होगी। सो 9 नागरिकता का समाप्त होना नेगेटिव, और 10 में 0 पैसा आ गया। तो पैसा देकर हमने क्या किया, विशेष परिस्थितियां बना ली अपने लिए नागरिकता बने रहने की। और आखिरी में जितने कानून बचे हैं सब यहां पर आप उड़ेल दीजिए भाई साहब, 11 नंबर पे सारे यूनिक 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 कानून। ओके चलिए तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11 आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सबसे पहले हमने परिभाषा बताई 5 में, उसके बाद परिभाषित करने के बाद 6 में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, हम पर भरोसा कर रहे हैं, उनकी डेफिनेशंस क्लियर करिए, उनकी लिमिटेशन क्लियर करिए। 7वें हमने देखा जो हमारे देश से भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनको विदा कीजिए। और 8वें में महिला का लकी नंबर लेकर हमने क्या किया, एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस की डेफिनेशन और उनकी नागरिकता को परिभाषित किया, उनकी लिमिटेशंस को परिभाषित किया। और 9 इज फॉर नेगेटिव। नेगेटिव होता है यदि आपसे कोई कहे कि आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी तो वो 9 इज फॉर नेगेटिव में आएगा, तो नागरिकता के समाप्त होने के कारण बताए गए हैं वहां। और 10 में आता है 0 से हमने जोड़ लिया कि पैसा देकर हम विशेष परिस्थितियां बना लेते हैं, तो विशेष परिस्थितियों में नागरिकता का बने रहना। ओके और लास्ट में जो कानून बचे हुए वो सारे कानून हमने 11वें में डाल दिए। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 5 to 11 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नंबर आता है हमारे अगले भाग का, जो आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम भाग है, और वो है भाग 3 पार्ट 3, जिसमें हम पूरे आर्टिकल नहीं लेने वाले हैं। हम उनमें से कुछ ही आर्टिकल्स को आज कवर करेंगे और बाकी के फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्यों, जितना हजम हो सके उतना ही खाइए, एक रोटी की भूख हमेशा बचा के रखिए। सो हम जब बात भाग 3 की करते हैं तो हम एक्चुअली बात करते हैं आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 की, जिसमें हम आज 12 to 19 पढ़ने वाले हैं। ओके आप स्क्रीन में देख सकते हैं आर्टिकल 12 to 19 सभी के नाम आपको मिल रहे हैं।
फिर मैं आपको बोलूंगा कि एक्चुअली हमको क्या करना है, नंबर सिस्टम को फॉलो करना है। वो जो लिखा है उसका क्या मायने है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यदि वो आपको याद होगा तो आपका कॉन्फिडेंस एक एक्सट्रीम लेवल पे होगा, 7वें आसमान में। ओके, चलिए, तो मैंने आपको बताया तीसरा भाग क्या बोलता है, मौलिक अधिकार। यह आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने भाग वाला वीडियो नहीं देखा है तुरंत जाइए उसको पढ़िए, और अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो जो व्हाट्सएप का क्वेरी नंबर आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। ओके, हाँ, तो हमने बोला कि हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, 12 से 35, 12 to 35। तो सबसे पहले आपको फिर वही चीज, जैसे नागरिकता में 5वें में हमने क्या किया, डेफिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यहां भी आएगा डेफिनेशन ऑफ राइट्स, यानी कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं भारतीय परिक्षेत्र और भूमि में, उनकी क्या परिभाषा है। याद रखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, बहुत महत्वपूर्ण शब्द सुनिएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में जन्म से ही प्राप्त अधिकार उसके मौलिक अधिकार होते हैं। यूनिक है ये, केवल एकमात्र ऐसा अधिकार है भारतीय का अपने देश में जो उसे उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। कोई कागज पत्री में सिग्नेचर लिखने बुकने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके जन्म से प्राप्त अधिकार ही मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, 12 में हमने कर दिया उसे परिभाषित यानी डिफाइन। तो एक आर्टिकल और कम हुआ हमारे पास, राइट। अब आते अपन 13 में, ठीक है। 13 में गौर से देखिएगा, 3 के लिए मैंने आपको बताया था टेक्निक कि हमेशा हम यूज करेंगे इकाई का नंबर, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर नहीं, हमेशा कौन सा होगा, इकाई का नंबर। हर जगह कहीं पर भी नंबर वाला टेक्निक यूज करेंगे तो इकाई का नंबर ही लेना है, प्राइम नंबर। तो यहां 3 का मतलब मैंने आपको बताया था उस नंबर सिस्टम वाले वीडियो में कि 3, जब कोई भी चीज 3 फिक्स हो। एक्चुअली आर्टिकल 13 में दिया हुआ आप देख सकते हैं, न्यायिक पुनर्अवलोकन, इंग्लिश में से कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा गौर से, बिल्कुल आराम से। मान लीजिए मैं जज हूं, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि सब्जेक्ट बी, वो ए है, सब्जेक्ट बी ने मेरे साथ गलत किया, मुझे न्याय चाहिए। तो सब्जेक्ट बी को बुलाया जाता है और सब्जेक्ट बी बोलता है कि ये जो ए बोल रहा है वह गलत बोल रहा है। वो ये तो बोलेगा नहीं कि वो सही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। तो अब न्याय किसके हाथ में, मेरे हाथ में। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कितने लोगों के बीच में है जरा समझिएगा कि जज साहब बैठे हैं, कटघरे में एक जगह ए खड़ा है और कटघरे में दूसरी जगह बी खड़ा है। जज साहब से ए बोलता है कि बी ने मेरे साथ गलत किया है और जज साहब से बी बोलता है कि ए झूठ बोल रहा है। टोटल कितने लोग, 3 लोग। तो ये 3 इससे रिलेट हो गया। अब तो रिलेट किया अपन ने, लेकिन अब इसका मतलब भी समझिए। ए और बी चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो दोनों कौन है, इस देश के नागरिक। तो सबको न्यायालय के सामने समानता मिलेगी ही मिलेगी। यानी यदि जज साहब बोलते हैं कि ए ठीक कह रहा है, ए ठीक कह रहा है, तुम ही गलत हो, तो इस व्यक्ति को भी किसी एक अन्य न्यायालय की बेंच में जाकर, जज की बेंच में जाकर दोबारा अपने केस को रिव्यू कराने की स्वतंत्रता है। अगर वो कहते हैं कि बी निर्दोष है, भाई साहब तुम ही गलत बोल रहे हो, तो इस व्यक्ति को भी अधिकार मिलता है जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनर्अवलोकन का, कि एक बार और केस लगा के आप आगे देख सकते हो। तो रिलेट किया हमने कि ये बात 3 लोगों के बीच में ही होगी, कम से कम 3 तो होंगे, क्योंकि अगर ये नहीं तो ये क्यों, और अगर ये नहीं तो ये तो होगा ही नहीं, और अगर ये दोनों नहीं तो जज साहब क्या मक्खी मार रहे हैं बैठ के। यार बात समझ में आ गई। ये तीनों की वैल्यू एक साथ है, तो 3 से जोड़ दिया जब कोई भी चीज फिक्स 3 हो। और प्रक्रिया यह है कि दोनों को ही अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया है तो एक और बार अपने केस को रिव्यू करवा सकते हैं अपनी दूसरी बेंच पर। तो दिस वाज अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो दिस वाज अबाउट आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज व्हाट, आर्टिकल 14। देखिए बड़ा मजेदार है, इसमें बोला गया है
न्याय और न्यायालय के समक्ष समानता का अधिकार। जिसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अपन? इक्विलिटी बिफोर लॉ। और बिफोर को अपन कैसे लिखेंगे एसएमएस लैंग्वेज में? बिफोर लॉ, न्याय और कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अब देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। हर चीज में कुछ ना कुछ तरीका होता है, आप खुद भी उसे खोज सकते हैं। जहां चाह वहां राह। देखिएगा यहां का 4 ये कनेक्ट हो गया। तो इक्विलिटी बिफोर लॉ, भाई ऊपर वाला जो काम हमने किया वो ये बात प्रूफ करता है कि हम क्या दे रहे हैं सभी को? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, राइट। तो आर्टिकल 12, 13, 14 इससे ज्यादा आसानी से मुझे नहीं लगता कि याद हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 14 भी हो गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। 15 में आता है 5। ये बड़ा मजेदार है, आप समझिएगा। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए होता है 5। आर्टिकल 15 में आ रहा है इकाई का नंबर सिस्टम का 5। और ये कहता है, आप देख सकते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूं, रंग, मूल, जाति, लिंग और स्थान इत्यादि के आधार पर। और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेन यही है। सबसे पहले तो आपको इस चीज को पॉइंट आउट करना है कि 15 के 5 को हम यूनियन के लिए बोलते हैं। यूनियन, संघ, गुट, किसी प्रकार की भीड़, ये 5 के लिए यूज होता है। ओके, 5 को कनेक्ट करिए आप। रंग, मूल, जाति, लिंग, स्थान, कितने शब्द हैं? 5। तो ये सीधी कनेक्टिविटी बन गई। और उसके अलावा एक और तरीका है, कॉन्शियस माइंड से सुनिएगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में ही इतिहास में हमने देखा है कि रंग को लेकर, दुनिया में भी हुआ, रंग को लेकर गुटबाजी सबसे पहले। मूल को लेकर के तुम किस मूल के हो, दुनिया में भी होता है, भारतीय मूल के हो, अमेरिकी मूल के हो, कोरिया मूल के हो, गुटबाजी सबसे पहले। जाति को लेकर बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा तकलीफ होती है बोलते हुए, बड़ा दुर्भाग्य कि जाति को लेकर भी गुटबाजी होती है। जेंडर, तुम लड़की हो वो लड़का है, तुम मेल हो वो फीमेल है, जेंडर को लेकर भी लोग गुटबाजी करते हैं। कुछ अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग समझदार हैं। और स्थान को कि हम फलाने स्थान में रहते हैं, हम ढिमाके स्थान में रहते हैं, क्योंकि हर शहर में कोई एक बड़ा पॉश एरिया होता है जहां के लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड समझते हैं। ओके, ये सब आपने तो देखा होगा। तो एक रिलेशन मिला कि 5 नंबर यूनियन, गुटबाजी, भीड़ जमावड़ा, यूनियन यानी लोग गुट बना रहे हैं रंग के नाम पर, मूल के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, स्थान के आधार पर। तो आर्टिकल 15 कहता है रंग, मूल, जाति, लिंग, स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ओके, तो ये आर्टिकल 5 को 5 शब्दों से भी जोड़ सकते हैं आप, यूनियन से भी जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए तो ये भी हो गया। अब एक एक करके हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं चीजों को। अब हम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉरी अपने नहीं, टॉपिक के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। 16, 6 नंबर। और मैंने आपको बताया था कि 6 नंबर जो है वो कहता है, 6 नंबर को हमको हमेशा किससे जोड़ना है? किन्नरों से, सिक्सर जो होते हैं हमारे समाज में। देखिए कहीं ना कहीं है तो वो समाज का ही हिस्सा, क्योंकि जो किया है उनके साथ ईश्वर ने, वो ईश्वर और उसकी लीला जाने, लेकिन ईश्वर ने किया, उसने खुद ने नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हमें दर्द होता है उन्हें भी दर्द होता है, जैसे हम खुश होते हैं उनकी खुशियां भी उससे संबंधित हैं, जैसे हम रोते हैं वो उनके भी आंसू निकलते हैं। ओके, तो किन्नरों को, इसको पर्सनल कोई भी नहीं लेगा किसी भी बात से संबंधित, मैं बस एक तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे याद रखना है। मानवता से समझिए कि 6 नंबर किन्नरों के लिए, किन्नरों को अब तक क्या नहीं मिल पाया? गौर से देखिए, अवसरों की समानता, यानी राइट टू कंपटीशन। राइट, क्या अगर कोई व्यक्ति किन्नर है तो वो क्या पढ़ नहीं सकता? बिल्कुल पढ़ सकता, दिमाग उसको भी दिया ईश्वर ने। लेकिन हमारे समाज की रीतियां कुरीतियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। हालांकि थर्ड जेंडर के नाम से, मेल फीमेल के बाद थर्ड जेंडर के नाम से सुप्रीम कोर्ट रूल लेकर भी आया है, उनके लिए स्थापनाएं भी की गई, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है। बड़ी विडंबना है।
ओके, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब किसी आने वाले समय में बड़े लेवल पर पहुंचेंगे तो ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आप अच्छे से समझकर फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे भेदभाव समाज में ना रहे। तो 6 नंबर किन्नरों से जोड़ लिया, अवसरों की समानता, राइट टू कंपटीशन। चलिए, 6 नंबर भी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 17 की तरफ। 17 देखिएगा बहुत गौर से। 17 में कौन सा लेना है? 7। मैंने बताया 7 इज फॉर सक्सेस। और यहां बोला गया है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा तकलीफ में होंगे। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त किया जाए। अब इसमें 7 का क्या रोल है समझना। 7 इज फॉर सक्सेस। एक काम को 10 लोग मिलकर जिस तरह से और जितनी जल्दी कर सकते हैं, यदि 10 की बजाय मैं 3 लोगों को बोलूं उस काम को करने को ज्यादा समय लगेगा, अच्छे से भी नहीं होगा, दिक्कत भी होगी। यही होता है छुआछूत के चक्कर में। हमारे देश में जो होता था कि लोग एक दूसरे से अलग होते थे, इसके साथ काम नहीं करेंगे, उसके साथ काम नहीं करेंगे, तो वो सक्सेस नहीं होंगे। ये 2-3 लोगों की बजाय अगर 10 लोग मिलकर काम करें, ये छुआछूत सब समाप्त हो जाए, तो हम सक्सेस होंगे। तो 17 आर्टिकल क्या बोलता है? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद हम 18 पे आते हैं बिना टाइम गंवाए। 8 नंबर महिला का लकी नंबर है और यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। इसमें यह कहा गया है कि भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सेना से संबंधित नहीं है वह कभी भी किसी भी उपाधि का उपयोग सामान्य जनसाधारण और समाज के बीच में अलग से नहीं कर सकता। अब बात यह आ रही है कि जल थल और आकाश, ये 3 सेनाओं को ये प्रोविजन क्यों मिला? तो जरा सोचिए, जो भी व्यक्ति आर्मी में या सेना में, चाहे वो तीनों में से कोई भी हो, भर्ती होता है तो उसे पता होता है कि मैं मर भी जाऊंगा, मैं मर भी सकता हूं। जबकि ऐसा कोई भी दूसरा जॉब हमारे देश में नहीं है जहां यह जानकर आदमी जाए कि मैं मर भी सकता हूं। मृत्यु तो सबकी है, लेकिन वो 3 ऐसे पार्ट हैं सेना के, हमारे 3 हिस्से, जहां यह कंफर्म है कि आपकी मृत्यु, आपकी जान आपको दांव पे लगानी पड़ेगी। ये जानते हुए भी हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारी तीनों सेनाओं के जवान अगर वहां तक जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सामान्य जनसाधारण से ऊपर तबके का हिस्सा उनका होगा, इसलिए उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंटीन वगैरह स्टोर में देखिए आप, उनकी चीजों को कम रेट होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोलगेट 10 का है तो उनका 7.5, 8, 9 का होगा। वो अपने जो उपाधियां होती हैं उनको उपयोग करते हैं सिविल एरियाज में। आप स्टेशन में भी जाइए तो मिलिट्री वालों के लिए एक अलग से व्यवस्था होती है। तो व्यवस्था किस नाम पर दी जा रही है कि वो हैं जो इस देश को बचाने के लिए अपनी जान सामने से सहर्ष दांव पे लगा रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं। तो सेना के अलावा कोई भी व्यक्ति, अगर कोई डॉक्टर है तो राशन की लाइन में आगे नहीं खड़ा हो सकता ये बोलकर के तो मैं तो मरीजों को देखता हूं, मैं उनकी जान बचाता हूं। नहीं, वो लिमिट आपकी कहां तक है? आपके हॉस्पिटल तक, या जब आप वो काम कर रहे हो। लेकिन जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या है? एक जनसाधारण। एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सेना के भी किसी व्यक्ति को यदि कोई टाइटल देश के बाहर, इंटरनेशनल वर्ल्ड से कहीं से भी मिलता है, हालांकि केवल सेना के नहीं, देश के भी किसी व्यक्ति को जो देश में सामान्य जनसाधारण बाहर से अगर मिल रहा है तो उसके लिए आपको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, अन्यथा आप वह नहीं ले सकते। घर के पिता हैं प्रेसिडेंट, उनसे बिना पूछे आप बाहर के काम कैसे करोगे? तो 2 चीजें पता चली। तो पहला कि सेना के अलावा टाइटल्स का यूज कोई और जनसाधारण किसी सामान्य कार्य में नहीं कर सकता। दूसरा, अगर सेना या जनसाधारण को देश के बाहर से कोई टाइटल या उपाधि मिलती है तो उसे वो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा, उसके बाद उसे ग्रैब करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब बात यह आती है कि इसको याद कैसे करें। तो याद रखिएगा 8 नंबर महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और आपने कई वाइफ को, जो मतलब हमारी जो परम सम्मानी हमारी श्रीमती होती हैं, जो हमारी पत्नियां होती हैं, कभी आपने सुना कि मेरा पति सिर्फ मेरा है? आपने सुना कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी है? नहीं। कहावत क्या बनी है? मेरा पति सिर्फ मेरा, मतलब मेरा हस्बैंड का टाइटल मुझ तक सीमित है, उसके बाद वह समाप्त हो चुका है। तो 8 नंबर से हमने जोड़ दिया महिलाओं को। 8 नंबर मां का भी होता है, इसको भी जोड़ सकते हैं। हम बड़ी मां बोलते हैं, छोटी मां बोलते हैं, और अपनी जो हमारी मां होती है उनको मां बोलते हैं।
बड़ी माँ और छोटी माँ बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमारी दूसरी तीसरी माँ भी है, नहीं, हमारी माँ है। एंड ऑफ टाइटल, वो टाइटल जो मम्मी का था वो मम्मी में समाप्त हो गया। तो 18 नंबर का जो क्लॉज था वो भी मैंने आपको बताया, याद कैसे करना था वो भी मैंने आपको बताया। विदाउट वेस्ट टाइम एक बार जल्दी से एक मैराथन मारते हैं, और मैराथन मार के हम आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। आप कहेंगे सर 19 बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 इज मोर देन इनफ। अगले टारगेट में, अगले टॉपिक में हम 19 से शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए आप 1 to 18 ही देखिए, जिसे हम क्या करने वाले हैं, रिकॉल। चलिए देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 18, और 19 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके? आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ होगा कि जब मैंने आर्टिकल 1 से 18 तक लिखा तो आप में से बहुत स्मार्ट बच्चे भी होते, उन्होंने क्या किया होगा, रिकॉल कर लिया होगा। वेरी गुड, इसी तरीके से काम करिए, अपने किसी भी मौके को छोड़िए मत, तब आप दूसरों से निकल पाएंगे। प्रतिस्पर्धा का मामला है। चलिए रिकॉल करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 है जो देश के बारे में बात करता है। तो पहले तो घोषित होगा कि संघ है हमारा देश। देश किन से मिलकर बना है, राज्यों से। तो हमने क्या किया, संसद को कानून बनाने का पावर दिया राज्य के लिए। और उसके बाद 3 में हमने क्या किया कि राज्य का निर्माण कैसे होगा, नाम कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, यह संसद करेगी। तो राज्य निर्माण 3 में। और चौथे में हमने क्या बताया कि चौथे में पहली और चौथी अनुसूची में जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी चेंज होंगी या जो भी चेंजेस लाए जाएंगे, उसके लिए कानून कौन से होंगे, आर्टिकल नंबर 2 और 3 वाले। तो ये खत्म हुआ हमारा भाग 1। उसके बाद हम 5वें आर्टिकल से शुरू करते हैं और 11 में आकर रुकते हैं। ये भाग 2, नागरिकता। पहले हमने परिभाषा दी, उसके बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, एनआरआई की परिभाषा, नागरिकता का समाप्त होना, विशेष परिस्थितियों में नागरिकता का बने रहना, और 11 में कानून। कितना आसान है पढ़ना, सोचिए जरा, राइट। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 12 to 35, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं 12 to 18, 19 अगले में। तो ये है पार्ट 3, मौलिक अधिकार। सबसे पहले हमने क्या किया, मौलिक अधिकारों की परिभाषा। हमेशा यही होगा। 3 नंबर पे 3 लोग, तीन कोई भी चीज 3 हो तो तीनों किस में आ रहे थे, जुडिशियल रिव्यू में, राइट। 4 मतलब 4, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 5 मतलब 5 बातें कही गई, रंग, मूल, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 6 नंबर किन्नरों से जोड़ा, उन्हें अवसरों की समानता नहीं है, तो अवसरों की समानता की बात हो गई। 7 इज फॉर सक्सेस, हम कब होंगे, जब अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत समाप्त होगा। और 8 नंबर हमने बोला, उपाधियों का अंत, मेरा पति सिर्फ मेरा है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा पढ़ने में। वीडियो जैसे ही फिनिश होता है, उसे फिनिश करने के तुरंत बाद एक रिकॉल करिएगा, खुद अपनी कॉपी उठा के उसे लिखिएगा। कहीं दिक्कत हो, कल देखेंगे, नहीं अब भी देखेंगे, इसी वक्त देखेंगे, फिर से वीडियो ओपन करेंगे और नोट्स को चेक करेंगे। ओके? डेटा बचाने के लिए काम मत करिए, डेट बचाने के लिए काम करिए। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा जो वीडियो था, इसे हम अगले वीडियो में 19 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसके पहले मैं आपसे दिल से उम्मीद करता हूं कि आप अब तक जितना बताया हुआ है सब कुछ एकदम अंदर से कंठस्थ करके मेरे सामने बैठे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका परिवार सुखद स्थितियों में रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।